आज जो हम लोग को टॉपिक करनी है बच्चे, वो करना है प्रशासनिक संस्कृति या एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। ठीक है, तो टॉपिक आज जो है वो प्रशासनिक संस्कृति है, या जिसको इंग्लिश में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बोलते हैं। तो कल्चर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर होता है वो क्या है, ठीक है, उसे हमें समझना होता है। पहले तो सबसे पहले एक चीज़ बच्चे, डिफिनीशंस देखनी है वहाँ पे तुम्हें। कानून के निर्माण, संशोधन एवं क्रियान्वयन के संबंध में प्रशासन द्वारा अपनाई गई पद्धति या व्यवहार प्रशासनिक संस्कृति कहलाता है बच्चे। ठीक है, कि हर जगह का जो प्रशासन है बच्चे, हर जगह का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो हर जगह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग तरीके से बच्चे, अलग अलग विधियों के द्वारा, अलग अलग तकनीकी के द्वारा क्या करता है, कानून का निर्माण करता है। और हर एक देश का जो प्रशासन है बच्चे, हर एक देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो वहाँ पे अपने देश के अंदर अगर किसी विधि का संशोधन करना है तो उसके विधि संशोधन की भी प्रक्रिया क्या होती है, अलग होती है बच्चे। और जो कानून वो लोग निर्मित करते हैं और उस कानून को जब लागू किया जाता है, तो लागू जब किया जाता है तो लागू जब हम कानून को करते हैं बच्चे, तो उसमें भी जो प्रक्रिया होती है वो सभी देशों की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हर एक देश का जो काम करने का तरीका है ना बच्चे, वही उस देश की क्या होती है, प्रशासनिक संस्कृति होती है। उसी को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बोलते हैं बच्चे। जैसे भारत में अगर कानून का निर्माण करना है तो संसद के दोनों सदनों से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस बिल को लाना पड़ेगा संसद के अंदर। दोनों सदन उस बिल को डिस्कस करेंगे, डिस्कस के बाद उस पर क्या होगा, जो भी डिसाइडेड संविधान में बहुमत होगा, मेजोरिटी होगी बच्चे, उस मेजोरिटी से उसे क्या किया जाता है, पास किया जाता है। देन उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर साइन होता है। तो जैसे भारत में लोकसभा के पास जितनी शक्तियां हैं सामान्य बिल के लिए, जनरल बिल के लिए, लोकसभा के पास जितनी शक्तियां उतनी ही राज्यसभा के पास भी शक्तियां। लेकिन अगर ब्रिटेन में जाओगे बच्चे तो वहां पे भी कानून निर्माण करने की प्रक्रिया सेम यही होती है, लेकिन सामान्य बिल पे वहां का जो राज्यसभा है बच्चे, ठीक है, हाउस ऑफ जो लॉर्ड होता है, वो बहुत एक तरह से कमजोर सदन होता है बच्चे। तो हर एक जगह का जो प्रशासनिक संस्कृति होती है बच्चे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर होता है, वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है बच्चे। आई बात समझ में? अब नीचे जब आओगे बच्चे तो एक और डिफिनीशन दी गई है, प्रशासन के कार्य करने का ढंग ही क्या होता है, प्रशासनिक संस्कृति होती है। तो भारत में जो प्रशासन के लोग, भारत में जो प्रशासन है उसके काम करने का तरीका और अमेरिका में जो प्रशासन है उसके काम करने के तरीका में बहुत अलग होगा बच्चे। तो भारत में जिस प्रकार से प्रशासन एक काम कर रहा है ना, जिस ढंग से काम कर रहा है, वो एक प्रकार से क्या है, प्रशासनिक संस्कृति है बच्चे। उसी को एडमिनिस्ट्रेटिव हम लोग कल्चर बोलते हैं। अब कभी कभी ये होता है बच्चे कि कुछ लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि अच्छा संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होता है, तो वहाँ पे तुम्हें बताना होता है कि कोई व्यक्ति या कोई समाज, तो कोई व्यक्ति है उसका रहन सहन, या कोई समाज है उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी बोल चाल, उसका उठना बैठना, उसका सोचना, उसका व्यवहार करने का ढंग ही क्या होती है बच्चे, संस्कृति होती है। तो जब भी पॉलिटिकल साइंस में संस्कृति टर्म यूज आएगा, संस्कृति शब्द कहीं भी दिखेगा बच्चे, तो उसकी डिफिनीशन यही देनी होती है कि किसी व्यक्ति का रहन सहन, बोल चाल, भाषा, ठीक है, उठना बैठना, किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना ही क्या होती है, उस व्यक्ति की संस्कृति होती है, और उस समाज की क्या होती है, संस्कृति होती है। तो व्यक्ति ही तो बच्चे प्रशासन में क्या करता है, काम करता है। तो व्यक्ति की ही तो संस्कृति क्या होगी, प्रशासनिक संस्कृति होगी। या समाज के लोग ही तो प्रशासन में जाकर काम करते हैं जनता के विकास के लिए, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जनता के कल्याण के लिए। तो वही तो क्या होगी, संस्कृति होगी। उसी को जनरली एक प्रकार से क्या बोला जाता है, प्रशासनिक संस्कृति बोलते हैं बच्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बोला जाता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? सबको समझ में आया बच्चे? अगर तुम लोगों को बताना होगा कि प्रशासनिक संस्कृति क्या होगी, तो आप लोग अपने उदाहरण में कैसे मुझे समझाएंगे, ये बताइए। अगर तुम्हें प्रशासनिक संस्कृति समझानी है तो तुम कैसे प्रशासनिक संस्कृति को समझाओगे, या प्रशासनिक संस्कृति क्या होती है बच्चे?
तो ये चीज़ें क्या होती है संस्कृति, यहीं इसी संस्कृति में से कुछ लोग क्या होंगे प्रशासन के अंतर्गत क्या होते हैं बच्चे आते हैं, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव्स बोलते हैं बच्चे। यानी तुम ये भी बोल सकते हो कि जैसे हर एक देश के अंदर वहाँ के लोगों को नियंत्रित करने के लिए, वहाँ के लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए, वहाँ के लोगों को निर्देशित करने के लिए, वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों का कल्याण करने के लिए एक प्रकार से हम किसकी व्यवस्था करते हैं, कानून के निर्माण की व्यवस्था की जाती है। कानून का एक प्रकार से क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो भारत में कानून निर्माण करने का जो तरीका है, अमेरिका में जो कानून तैयार करने का तरीका है, निर्माण करने का जो तरीका है, वो दोनों एक प्रकार से क्या होते हैं बच्चे अलग अलग होते हैं। क्योंकि कानून निर्माण में भी वहाँ की संस्कृति का एक प्रकार से क्या बढ़ता है बच्चे, प्रभाव पड़ता है, एक प्रकार से प्रभाव हमें दिखता है। संशोधन में भी जो कानून में जो संशोधन होता है बच्चे, जैसे भारत में संशोधन तुम देखोगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लगभग 100 से ऊपर तो संशोधन हो चुका होगा। लेकिन वहीं पे अमेरिका के संविधान में जाओगे तो 100 तो छोड़ो, बहुत कम ही अभी तक तो संशोधन हुआ, 8 ही 9 संशोधन हो पाए। तो कहने का मतलब वहाँ की संस्कृति और भारतीय संस्कृति में बहुत अंतर है बच्चे, क्योंकि भारत की संस्कृति अलग होने की वजह से यहाँ के संविधान में हम संशोधन बहुत सारे देखते हैं। लेकिन वहीं पे अमेरिका के अगर संशोधन की बात की जाए अमेरिकी संविधान में तो बहुत कम है। कहने का मतलब वहाँ का जो सीनेट है बच्चे वो बहुत ताकतवर हाउस है। और वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल प्लस आधे राज्यों का क्या होता है समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पे तो हर एक संशोधन ही लगभग तुम मानकर चलो कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस 3/4 क्या होने चाहिए, स्टेट होने चाहिए, तब जाकर कोई वहाँ पे क्या होता है संशोधन हो पाता है। इसलिए वहाँ का संशोधन ही बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है बच्चे। तुम बोल सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य करने की संस्कृति है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपने प्रस्ताव में क्या करता है, कोई प्रस्ताव लाता है और उस प्रस्ताव को अगर एक विधि के रूप में तैयार करना है और लागू करना है तो वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की क्या होती है बच्चे आवश्यकता पड़ती है। जैसे भारत को 8वीं बार, ठीक है ना, नॉन परमानेंट मेंबर में क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है। अब ठीक है, सो सिक्योरिटी काउंसिल में जो सिक्योरिटी काउंसिल है बच्चे, तो उसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 15 है। 5 तुम्हारे परमानेंट मेंबर होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, और 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। और भारत को 8वीं बार एक प्रकार से क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है, किसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य में। यानी 20 से लेकर 21 तक भारत जो होगा वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य के रूप में होगा बच्चे। तो बहुत सारे अभी जो निर्णय लिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं भारत उन निर्णयों को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की काम करने की संस्कृति अलग होगी। संयुक्त राष्ट्र का जो सेक्रेटेरिएट है, जो उसका सचिवालय है बच्चे, उसके काम करने की संस्कृति क्या होगी, अलग होगी। भारत का जो केंद्रीय सचिवालय है उसके काम करने की संस्कृति क्या होगी, अलग होगी। आई बात समझ में। तो प्रशासनिक जो संस्कृति होती है वो कहीं ना कहीं उस देश के लोगों की संस्कृति से क्या होती है, वहाँ की प्रशासनिक संस्कृति जो होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। ये तुम्हें एक तरह से क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। और इसको जब भी पूछा जाएगा तुम्हें क्या करना है, एक प्रकार से एक्सप्लेन करना है। नीचे आओगे बच्चे तो वहाँ प्रशासनिक संस्कृति की विशेषताएं बचाई गई हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बचाए गए हैं। जो प्रशासनिक संस्कृति होती है बच्चे वो एक परिवर्तनशील अवधारणा है, ठीक है। जो प्रशासनिक संस्कृति यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है वो एक चेंजेबल कंसेप्ट है बच्चे, परिवर्तित होता रहता है। क्यों इसको परिवर्तनशील अवधारणा बोलते हैं बच्चे? हाँ प्रियंका, जोर से बोल। हाँ ठीक, हाँ 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 ठीक है, ठीक है। चलो यही मतलब परिवर्तन, इसलिए इसको प्रशासनिक संस्कृति को एक इस वजह से हम लोग परिवर्तनशील अवधारणा बोलते हैं बच्चे। कि तुम ये भी बोल सकते हो कि भारत की जो प्रशासनिक संस्कृति है यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार निश्चित है, यहाँ के काल के अनुसार क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। अमेरिका की जो प्रशासनिक संस्कृति होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ का कार्य करने का जो उनका तौर तरीका है बच्चे, वो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार है बच्चे। जैसे जैसे परिस्थितियाँ
परिस्थितियां जो होती हैं वो स्थिर नहीं होती हैं। परिस्थितियां क्या होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल में तुम कोविड-19 को ले सकते हो। कोविड-19 से पहले काम करने का जो तौर और तरीका था बच्चे वो बहुत अलग था, और कोविड-19 में काम करने का जो तौर और तरीका है वो क्या हो चुका है, बदल चुका है बच्चे। तो परिस्थितियां जो हैं वो क्या कर देती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में क्या कर देते हैं, एक पूरी तरह से चेंजेस क्या करते हैं, लाते हैं। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे हम लोग पहले अगर कोविड जैसी महामारी नहीं फैलती तो यही क्लास हम लोग क्या होते हैं, फिजिकली उपस्थित होकर क्या होते हैं, आमने सामने इंटरेक्शंस होता और वहां पे क्लास क्या होती, ये चलती। तो तब का एक प्रशासनिक संस्कृति, काम करने का तरीका, और अभी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत एक तरह से क्या हो चुका है, बदल चुका है। तुम अपने घर पे बैठे हुए, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, ऋचा अपने यहाँ बैठी हुई है, राजकमल अपने यहाँ बैठा हुआ है, और सभी लोग एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने काम को पॉसिबल बना रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से एग्जाम्पल ही है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर का बच्चे, ठीक है। तो परिवर्तनशील अवधारणा इसीलिए बोला जाता है कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, प्रशासनिक संस्कृति यानी प्रशासन का काम करने का तौर और तरीका और जो विधियां होती हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। काल और परिस्थितियां जो हैं वो क्या करती हैं, निश्चित करती हैं बच्चे। आई बात समझ में? तो इसीलिए जैसे से परिस्थितियां बदलेंगी वैसे वैसे प्रशासनिक संस्कृति में क्या होगा, आपको परिवर्तन दिखेगा। अब पूरा काम तुम्हें ये दिखेगा बच्चे। हाँ, एक चीज जो अभी मैं अस्थायी सदस्य वाला बोल रहा था लाइन ना, वो ध्यान में रखना कि भारत 8वीं बार, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में क्या हुआ है, इलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। अफ्रीका एशिया से पूरा का पूरा, ठीक है ना, एशिया से इसके भारत के अगेंस्ट कोई नहीं था, और जो भी था उसमें इंडिया को मेरे को लगता है कि 182 वोट्स मिले थे। बाकी कंट्रियों को वोट क्या मिले हुए हैं, कम मिले हुए, इसलिए भारत को एक तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। और कितने बार चुन लिया गया भारत स्वतंत्र होने के बाद, 8 बार, और पहली बार 1950 में चुना गया था बच्चे। आज के ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है तुम्हें, अपने जनरल नॉलेज जो जिस तरह से तुम इसे कैरी कर सकते हो ध्यान में रखना है। और कब तक रहेगा भारत, 21 तक रहेगा, ठीक है, 20 और 21 चलेगा पूरा का पूरा, ठीक है, 2 साल के लिए। जब तो परिवर्तनशील अवधारणा क्यों है बच्चे, ये तो समझ में आ गई बच्चे ना। दूसरी चीजें जब नीचे आओगे बच्चे, तो जो प्रशासनिक संस्कृति का स्वरूप देश के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण पर क्या करता है, निर्भर करता है बच्चे। तो अगर किसी देश का एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर हमें देखना है और समझना है, तो सबसे पहले उस देश के समाज को समझना पड़ेगा, उस देश की आर्थिक स्थिति को समझना पड़ेगा, उस कंट्री के रिलीजियस फैक्टर को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और वहाँ के कल्चरल इन्वायरमेंट को भी एक प्रकार से क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों ऐसा है। जैसे एक केस स्टडी में सुन रहा था बच्चे, जापान में जनरली 1 मिनट लेट होने का मतलब 1 मिनट लेट होना ही होता है। भारत में क्या होता है, 1 मिनट 5 मिनट लेट होना लेट नहीं माना जाता। आई बात समझ में? लेकिन जापान के एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में क्या है, 1 मिनट अगर आप लेट पहुंचे हैं बच्चे तो आप लेट ही हैं। भारत में 1 मिनट लेट, अरे कुछ नहीं, हम कुछ बोल देते हैं। तो हमारा कल्चर इस तरह का, हमारा व्यवहार इस तरह का होता है, अरे कुछ नहीं, हमने बोल दिया, ट्रैफिक ज़्यादा लग गया, गाड़ी पंचर हो गई। एक हमारे में झूठ भी बोलने की आदत होती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कृति, एक सामाजिक जो आपका व्यवहार है ना बच्चे, वो भी कहीं ना कहीं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को एक प्रकार से क्या करता है, इफेक्ट करता है बच्चे। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। और ये भी समझना है कि जिस देश की जैसी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ढांचा होगा बच्चे, उसी प्रकार का वहाँ का प्रशासनिक संस्कृति होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर होगा। यानी राजनीति आपकी डिसाइड करेगी कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर कैसा हो, आपका आर्थिक मजबूती एक तरह से निश्चित करेगा बच्चे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर किस प्रकार का हो, और आपकी संस्कृति एक प्रकार से डिसाइड करेगी कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर किस प्रकार का होगा।
बच्चे। तो कहीं ना कहीं ये बताना है कि किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर होता है बच्चे, वो कहीं ना कहीं वहाँ की संस्कृति और इन सारे फैक्टरों से एक प्रकार से क्या होती है, वो इन्फ्लुएंस होती है बच्चे। आई बात समझ में? सभी कॉल पे है ना, किसी की कॉल तो नहीं कटी है ना? रिचा बच्चे, हेलो रिचा, ठीक है। ग्रुप पे कोई रिचा का मैसेज आया है क्या? चेक करो एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में, पेज नंबर 2 पे आओ बच्चे। ठीक है, जब पेज नंबर 2 पे आओगे बच्चे, तो वहाँ पे प्रशासनिक संस्कृति का स्वरूप, तो मैंने बोला ना कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर होता है वो निर्धारित होता है आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों की वजह से। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं बच्चे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर होता है, जो प्रशासनिक संस्कृति होती है बच्चे, वो कहीं ना कहीं विचारधारा से भी क्या होती है, जुड़ती है बच्चे। तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है। और हर एक देश का एक राजनीतिक विचारधारा होगी बच्चे। हर एक देश का अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है। भारत का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है बता सकते हो तुम लोग? राजनीतिक विचारधारा, यानी भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, वो किस विचारधारा पे स्थापित है। अगर ये इस तरह, हाँ वो मिश्रित और कुछ, हाँ बोल बच्चे, क्या बोल रहे थे? हाँ, ये बात हुई कि चलो उदारवादी लोकतांत्रिक जो विचारधारा है उसको हम लोग अपनाते हैं। तो हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उदारवादी विचारधारा पे स्थापित है बच्चे। और उदारवादी विचारधारा के बाद बच्चे कौन सी विचारधारा आई थी? उदारवादी विचारधारा में जो कमियां थी वो किस विचारधारा के द्वारा सही की गई थी? अरे पगले, उसके बीच में भी तो आया होगा। नौ उदारवाद तो बहुत बाद वाला हो गया। उपयोगितावाद के बाद कौन सी विचारधारा आती है बच्चे? उदारवादी विचारधारा के बाद से कौन सी विचारधारा आती है? हाँ, समाजवाद कैसे आएगा? समाजवाद तो एक अलग ही है कि समाजवाद तो जैसे एक विचारधारा थी, साम्यवाद वो कहीं बाद में हम अपनाते हैं। वो भी है कि हम लोग एक तरह से समाजवादी विचारधारा को भी क्या करते हैं, अपनाते हैं बच्चे। हमारी जो तुम लोग बोलते हो कि मिश्रित एक विचारधारा है बच्चे, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या है, समाजवादी विचारधारा भी है भारत में। ठीक है, उदारवादी भी तुम्हें दिखता है बच्चे। ठीक है, कल्याणकारी विचारधारा भी एक प्रकार से दिखती है। तो कल्याणकारी जो राज्य का, कल्याणकारी राज्य को किस विचारधारा ने परिभाषित किया था बच्चे? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों से। कल्याणकारी राज्य को, एक वेलफेयर स्टेट को कौन सी विचारधारा क्या करती है, परिभाषित करती है? पागल बच्चे, उपयोगितावाद बात करता है ना, कल्याणकारी राज्य की बात कौन करता है? उपयोगितावाद ही तो करता है, यूटिलिज्म ही तो करता है। और उदारवाद जो था बच्चे, वो बाद में उदारवाद में व्यक्ति की बात होने लगती है। जब उपयोगितावाद में आता है तो वहाँ पे राज्य की बात होने लगती है, राज्य के हस्तक्षेप की बात होती है। उदारवाद में राज्य के हस्तक्षेप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। बोला जाता है कि राज्य कर सकता है लेकिन आर्थिक गतिविधियों को छोड़कर। लेकिन उपयोगितावाद में बोला जाता है कि नहीं, राज्य को हर एक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का क्या होना चाहिए, अधिकार। फिर उपयोगितावाद आता है, देन उसके बाद से उपयोगितावाद के बाद से तुम आदर्शवाद जैसी विचारधारा को देखते हो, और फिर वो आदर्शवाद फिर नौ उदारवाद की तरफ बढ़ता है बच्चे। तो यही तो एक विचारधारा है। तो हम लोग की जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है बच्चे, ठीक है, जो हमारा एक राजनीतिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा पर भी स्थापित हमें दिखता है। ठीक है, समाजवादी विचारधारा भी दिखेगी।
ठीक है। समाजवादी विचारधारा दिखेगी ना भारतीय राज्य व्यवस्था में बच्चे, क्योंकि 90 से पहले सोचना, 90 के बाद मत सोचो, 90 से पहले अगर देखोगे तो सारा का सारा संसाधन किसके नियंत्रण में होता था? राज्य के नियंत्रण में होता था, और राज्य ही कल्याण करने की बात करता था। तो उस समय हम किस प्रकार की विचारधारा को लेकर चल रहे थे? समाजवादी विचारधारा को लेकर चल रहे थे ना बच्चे। लेकिन उसी समाजवादी विचारधारा में हम लोग कहीं ना कहीं उदारवाद की भी तो बात करते हैं। उदारवाद की अगर बात नहीं करते तो फिर तो हम लोग फंडामेंटल राइट नहीं देते, अपने यहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार नहीं देते बच्चे। क्योंकि वैसे तो समाजवादी जो देश है वो मूल अधिकार देते ही नहीं है, फंडामेंटल राइट्स देते ही नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या किया गया था? मूल अधिकारों को दिया गया था। तो समाजवादी विचारधारा के भी कुछ पहलुओं और कुछ विशेषताओं को हमारी राज्य व्यवस्था ने अपनाया, उदारवाद के भी कुछ चीजों को हमने क्या किया था? अपनाया था। और 80-90 का दौर आते आते फिर हम क्या हो गए? धीरे धीरे कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ना शुरू हुए बच्चे। और उसके बाद से हम लोग, अब तुम देखोगे कि एक तरह से समाजवादी विचारधारा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? पीछे छूटते जा रहा है। और धीरे धीरे हम किधर बढ़ रहे हैं? किस विचारधारा के तरफ जा रहे हैं? पूंजीवादी विचारधारा के तरफ जा रहे हैं, जहां पे अब राज्य के हस्तक्षेप को। तो कहने का मतलब, जब समाजवादी विचारधारा थी बच्चे, तब प्रशासन के काम करने का तरीका, प्रशासन के काम करने का तौर और तरीका, और 90 के बाद प्रशासन के तौर और तरीके में परिवर्तन आया होगा या नहीं आया होगा? अगर आया है तो क्यों आया है? तो तुम बोल सकते हो विचारधारा। तो विचारधारा जो है बच्चे, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक संस्कृति को क्या करती है? प्रभावित करती है बच्चे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और हर एक राजनीतिक जो दल होते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं बच्चे। कांग्रेस का अपना एक विचारधारा है, बीजेपी का अपना एक विचारधारा होगा, ठीक है ना। और मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है, ठीक है, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी या जो शरद यादव ने पार्टीज बनाई थी, उनकी अपनी एक विचारधारा है। भाई कुछ समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं। जैसे बीजेपी है तो वो थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा बल देता है बच्चे, ठीक है ना। जो ये कांग्रेस पर आओगे तो वहाँ सरकार के नियंत्रण में चीजें ज्यादा होना चाहिए। उनको लगता है कि सरकार के नियंत्रण में चीजें होंगी, और सरकार के नियंत्रण में अगर एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वो ज़्यादा पब्लिक का एक प्रकार से क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट का मानना है कि नहीं, समाज का अगर कल्याण करना है तो प्राइवेटाइजेशन पे हमें बल देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा पे बल देना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को उपभोक्ता के लायक हमें क्या करनी है? चीज़ें बनानी है बच्चे। तो ये चीज़ें चल रही। तो कहीं ना कहीं विचारधारा, हर एक राजनीतिक दल का अपना एक विचारधारा होता है। तुम्हारा भी अपनी एक विचारधारा होगी, ठीक है। अब तो तुम बहुत सारे विचारधाराओं को तुम लोग पढ़ते हो, तो कभी उदारवाद पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं, जो उदारवाद की विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व, मेरे व्यवहार में दिखता है। तो तब तक के लिए तुम क्या हो जाते हो? उदारवादी हो जाते हो। कुछ समय के बाद से तुम क्या हो जाते हो? उपयोगितावादी हो जाते हो। कुछ समय के बाद से तुम नव उदारवादी होने लगते हो। फिर जब तुम मार्क्स पढ़ते हो तो फिर तुम समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा से जुड़ने शुरू हो जाते हो। जब समुदायवादियों को पढ़ते हो तो फिर समुदायवादी विचारधारा से जुड़ने, जब नारीवादियों को पढ़ते हो तो तुम नारीवादी विचार। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि हम जिसको पढ़ते हैं वो विचारधारा आती है, लेकिन एक समय के बाद हमें निश्चित करना पड़ता है कि हम किस विचारधारा पे चलेंगे बच्चे। तो समझ में आया ना कि किसी भी देश की जो विचारधारा होती है बच्चे, वो कहीं ना कहीं उस देश के प्रशासनिक संस्कृति को क्या करती है? प्रभावित करती है। हम आदर्शवाद और उदारवाद बच्चे हमारे प्रशासनिक संस्कृति को प्रभावित करता है। तभी तो देखो अभी चीन गलवान घाटीज में जो हुआ है बच्चे, ठीक है, 20 लोग मार दिए गए हमारी सेना से, ठीक है। हमारी सरकार बोल रही है कि हमने लगभग 40 लोगों को मारा है, ठीक है। अब ये जो मुद्दा है इसको हल करने के लिए हमारी सरकार 2 लेवल पे काम कर रही है। एक तो कूटनीतिक बातचीत के द्वारा, और दूसरा सामरिक तरीके से बच्चे। सामरिक संवाद भी हो रहा है कि अगर सामरिक संवाद में क्या हुआ कि देखा गया कि चाइना मान नहीं रहा है, तो हमने क्या किया कश्मीर में, वैसे तो वो इंडो तिब्बत बॉर्डर है पूरा का पूरा, मतलब तिब्बत, इंडो तिब्बत जो पुलिस थी बच्चे, उसको ये बॉर्डर दिए गए थे फॉर सिक्योरिटी के पर्पज से। लेकिन देखा गया समस्या खराब हो रही है, तो कश्मीर में जितनी भी हमारी आर्मी है बच्चे, उसको हम लोग एक तरह से कहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं? गलवान वैलीज में, ठीक है। और जो भी एरियाज है जिसपे हम अपना दावा करते हैं, और चाइना ने एक तरह से डिक्लेयर कर दिया है कि पूरा का पूरा जो गलवान घाटीज है, गलवान जो घाटी है बच्चे, वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो किसका है? चीन का है। लेकिन अगर 65 से पहले देखा जाए और बाद देखा जाए 62 से, तो उसके बाद भी वो क्षेत्र किसका था? भारत का। तो कहीं ना कहीं ये चीन की साम्राज्यवादी नीति को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन का जो साम्राज्यवादी नीति है बच्चे, वो उसके प्रशासनिक संस्कृति को क्या करता होगा? प्रभावित करता है। ये भी एक एग्जाम्पल ही मैंने आप लोगों को दिया।
आई बात समझ में बच्चे? नीचे जब आओगे बच्चे, जबकि विकासशील देशों की प्रशासनिक संस्कृति में परंपरागत तत्वों जैसी जाति, धर्म, भाषा, वर्ण आदि का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है बच्चे। ठीक है, भारत एक विकासशील देश है, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासनिक संस्कृति जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर है ना, उसमें परंपरागत तत्व दिखेंगे, जैसे जाति का प्रभाव दिखेगा। ठीक है, जैसे प्रशासनिक संगठन में जाओगे तो पता चलेगा ना, एक जाति के लोग ना एक साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक जाति वाला ना अपनी ही जाति के लोगों को क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। एक धर्म के लोग सपोर्ट करें, एक भाषा वाले पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं, दूसरे भाषा वाला क्या हो जाता है, एक साइड हो जाता है बच्चे। वर्ण आदि का भी एक प्रकार से क्या किया जाता है, प्रभाव दिखता है। लेकिन एक चीज ये बोला जाता है बच्चे, जो विकासशील देश होते हैं, जहाँ विकासशील देश जो होता है बच्चे, वहाँ पे जो प्रशासन होता है वो अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य को लेकर बहुत बड़े लेवल पर प्रतिबद्ध नहीं होता है। ठीक है ना, अभाव देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग चीजों को लेकर सीरियस नहीं होते बच्चे, हमारा व्यवहार ही इसी प्रकार का है। ठीक है ना, वो हम सभी का व्यवहार इसी प्रकार होगा कि हम चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होते। जब समस्याएं आती है तब हम सीरियस होते हैं बच्चे। तो हम अपने लक्ष्य से एकदम भटके हुए लोग हैं, और हम लोग उद्देश्यों से भटके हुए एक प्रकार से लोग हैं। जैसे अगर पढ़ना होता है, जब हम लोग भी पढ़ते थे या तुम लोग भी जब पढ़ाई करते होगे, तो जब परीक्षा आता था तब हम पढ़ते थे, तो उसका हमें बहुत अधिक एडवांटेज नहीं मिल सकता है ना बच्चे। तो ये व्यवहार कहीं ना कहीं जब मैं एक प्रशासन का पार्ट बनूंगा ना बच्चे, तो ये प्रभाव दिखेगा। जब मैं टीचर हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पूरे साल उन्हें बच्चों को कम कम पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। ठीक है, फॉर्मेलिटीज की तरह से। लेकिन जैसे एग्जाम होने वाला रहेगा, पता चला कि मैं 2 दिन या 3 दिन में पूरा का पूरा पाठ्यक्रम क्या कर दिया, पढ़ा के खत्म कर दिया। जबकि मेरा लक्ष्य और उद्देश्य पहले से ही क्या होना चाहिए, उस चीज को समय से पहले क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना। तो ये प्रशासनिक संस्कृति है बच्चे, ये हमारे व्यवहार से ही प्रशासन में जाता है। जैसे तुम लोग यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर आते हो, तो तुमने देखा होगा कि वहाँ के टीचर अपना घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब तुम शिकायत करते हो HOD के सामने, प्रिंसिपल के सामने, तो फिर वो क्लास लेना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, और जल्दी जल्दी सिलेबस को क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। वो इस चीज़ का भी इवैल्यूएशंस नहीं करते, मूल्यांकन नहीं करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना परिणाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ें एक तरह से खास तौर से विकासशील देशों में दिखती हैं बच्चे। लेकिन विकसित जो देश होते हैं बच्चे, वहाँ की जो प्रशासनिक संस्कृति होती है, वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत मजबूती के साथ खड़ी होती है, अपने उद्देश्यों को बड़ी मजबूती के साथ सीरियस लेते हैं। जैसे न्यूजीलैंड का भी देख लेना, कोविड-19 में लेकर, वहाँ पे एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं है बच्चे। तो कहीं ना कहीं वहाँ का प्रशासनिक संस्कृति ऐसा है बच्चे। ताइवान का ले लो, इतना दूर क्यों जा रहे हैं, आपके बगल में ताइवान है, जिसपे चीन अपना क्या करता है, दावा करता है, और ताइवान बोलता है कि मैं एक स्वायत्त राज्य हूँ बच्चे। ठीक है, एक स्वायत्त मैं स्टेट हूँ, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं चीन का दावा। और देखो ताइवान में भी उतने केसेस नहीं है, जबकि चीन के जस्ट बगल में एक छोटा सा आइलैंड है बच्चे। तो कहीं ना कहीं वहाँ की प्रशासनिक संस्कृति ऐसी है बच्चे कि हर एक छोटी चीज़ को बहुत सीरियस और एकदम उद्देश्यपूर्ण मानकर चलते हैं, और उन तरह की समस्याओं को क्या कर लेते हैं बच्चे, समय से पहले हल कर लेते हैं। तो विकासशील देशों की प्रशासनिक संस्कृति समझ में आ जाएगी। हमारे यहाँ काम लेट करने की आदत है बच्चे। जैसे मुझे कोई सूचना देनी होगी, ठीक है ना, पता चला कि अब तो मान लो कि इंटरनेट का ज़माना आ गया बच्चे। ठीक है, इंटरनेट का ज़माना आ गया, और क्या कहते हैं कि एडमिट कार्ड इंटरनेट से निकल जाते हैं बच्चे। वरना हम लोग जब थे बच्चे, पढ़ रहे थे बच्चे, उस समय एडमिट कार्ड आता था, एडमिट कार्ड भेजे जाते थे। पता चला कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, या फिर जो अटेंडेंस लिस्ट है उसमें आपका नाम ही एक प्रकार से क्या हो गया, गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं बच्चे एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर जो है बच्चे, वो कहीं ना कहीं हर देश का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। विकासशील देशों का अलग दिखेगा बच्चे, और विकसित देशों का जो प्रशासनिक संस्कृति है वो अलग दिखती है बच्चे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में कोई डाउट यहाँ तक बच्चे, जो भी मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है बच्चे। तो यही एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर था। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर मैंने आप लोगों को समझाया। अब जो सेकेंड टॉपिक हम लोगों को करना है बच्चे, वो करना है एक प्रकार से प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और तुम लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे बच्चे, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेंस से। अब जनरली बात तो ये शुरू होती है बच्चे कि हमें प्रशासन में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चे, क्यों हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना पड़ता है,
तो इस पर आप लोग अपनी राय देंगे। बताइए क्यों करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स? हम लोग जो प्रशासनिक सुधार करते हैं बच्चे, वो क्यों करते हैं? क्यों हमें प्रशासनिक सुधार करने चाहिए या हमें प्रशासनिक सुधार नहीं करने चाहिए? ठीक है, और कुछ? कोमल, ऋचा, प्रियंका। हाँ हाँ प्रियंका। अच्छा ठीक, और कोमल? प्रियंका का भी सही। ठीक, तो ये चीज़ें होती है बच्चे कि हमें कहने का मतलब ये होता है कि जो प्रशासन है बच्चे, प्रशासन जो है बच्चे, वो मानव जीवन के हर एक पहलू को क्या करता है? टच करता है, छूता है। तो कहने का मतलब प्रशासन का ही रोल मानव जीवन में बहुत अधिक है, क्योंकि प्रशासनिक क्रियाओं के द्वारा ही मानव जीवन का विकास किया जा सकता है, मानव जीवन में स्थिरता लाई जा सकती है। जबकि स्थिरता लाई जा सकती है, जबकि समाज बहुत परिवर्तनशील है। तो उस परिवर्तनशील समाज के अनुसार हमें एक प्रकार से क्या करना पड़ता है बच्चे? परिवर्तनशील समाज के अनुसार एक प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे कि जो परिवर्तनशील समाज है, ठीक है, परिवर्तनशील जो समाज है, ठीक है, उस परिवर्तनशील समाज के अनुसार हमें अपने प्रशासन को भी क्या करना पड़ता है बच्चे? एक प्रकार से सुधारना पड़ता है। ठीक है, प्रशासन में भी एक प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है? रिफॉर्मेंस ला। आवाज आ रही है बच्चे? आवाज आ रही है बच्चे सभी को? हाँ बच्चे, आवाज आ रही है ना? तो मैं बात कर रहे थे हम लोग प्रशासनिक सुधार की। तो प्रशासनिक सुधार बच्चे, क्योंकि समाज जो है वो गतिशील है, और मानव जो जीवन है बच्चे, उसमें मानव जीवन में भी मानव चाहता है कि परिवर्तन आते रहे और उसकी स्थिति जो है वो मजबूत होती रहे और उसका क्या होता रहे? विकास होता रहे। तो अगर मानव जीवन का हमें सुधार करना है तो कहीं ना कहीं हमें प्रशासन में भी एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा? सुधार लाना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि प्रशासन में सुधार आएगा तभी प्रशासन मानव के जीवन में बड़े लेवल पर एक प्रकार से क्या कर सकता है? सुधार ला सकता है। और मानव जीवन से संबंधित जो भी सामाजिक लक्ष्य होते हैं बच्चे, उन्हें एक प्रकार से वो क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। इसलिए बच्चे हमें प्रशासनिक सुधारों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेंस की हमारे लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेंस जो होते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्मेंस है बच्चे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का विकास, पूरे प्रशासन का अगर विकास भारत में देखा जाए तो बच्चे वो ब्रिटिश काल से शुरू होता है। तो ब्रिटिश काल में भी एक प्रशासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी बच्चे, वही प्रशासनिक कार्य करती थी। वो भारत से राजस्व लेती थी, उस राजस्व का अधिकतम भाग तो अपने ही ले लेती थी, और भारतीयों को थोड़ा सा दिखाने के लिए क्या करती थी? थोड़ा मोड़ा उनके ऊपर खर्च कर देती थी। तो उस समय भी जो प्रशासन था बच्चे, उस प्रशासन में भी धीरे धीरे सुधार की मांग शुरू हुई बच्चे, क्योंकि पहले जो प्रशासनिक संगठन होते थे बच्चे, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो अधिकारी होते थे वो ब्रिटिशियस थे। लेकिन बाद के प्रशासनिक सुधारों के बाद से ये हुआ कि नहीं, एक तरह से भारतीयों को भी क्या किया जाए? इसमें जगह दिया जाए। जैसे हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, एक प्रकार का राजनीतिक सुधार था बच्चे वो। और मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा तुमने क्या देखा कि भारत में एक प्रकार से, ठीक है ना, सामुदायिक आधार पे या सांप्रदायिक आधार पे भारत में क्या होने शुरू हो जाते हैं? निर्वाचन होने शुरू हो जाते हैं बच्चे। हर संप्रदाय के लोग चुनाव में खड़े होते थे, उसी संप्रदाय के लोगों को क्या किया जाता था? उसी संप्रदाय के लोग उस संप्रदाय को वोट करते थे, और जिसको सबसे अधिक वोट मिलता था वो सेंट्रल असेंबलीज यानी जो केंद्रीय विधानसभा होती थी उसका सदस्य बनता था, या प्रांतीय विधानसभा का सदस्य बनता था। और जिस संप्रदाय से चुन कर आता था उस संप्रदाय के हितों को क्या करता था? वहां पे विधानसभाओं में या विधान सदनों में क्या करता था? रखता था, और उस पर एक प्रकार से कानून का निर्माण होता। तो उस समय भी एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेंस होते थे। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत का वायसराय बना बच्चे, गवर्नर जनरल जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बनकर आता है, भारत आता है बच्चे, ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा काफ़ी सुधार किए गए थे। पुलिस सुधार भी हुए थे, प्रशासनिक सुधार भी हुए थे, और अस्थाई कर बंदोबस्त, ठीक है, ये तूने रैयत बाड़ी, महल बाड़ी, ये इतिहास में सुना होगा बच्चे। ये एक तरह के प्रशासनिक ही सुधार थे उस समय के उनके लिए, जिसके द्वारा वो लोग क्या करते थे? राजस्व को एकत्र करते थे बच्चे। तो उस समय भी स्थिति ऐसी थी कि प्रशासनिक सुधार की जरूरत पड़ी, और आज भी स्वतंत्र भारत में भी एक प्रकार से प्रशासनिक सुधार होते हुए आए हैं। जरूरत, मानव जीवन के
जरूरत को देखते हुए एक प्रकार से हमने प्रशासन में भी हमने क्या किया है, सुधार किया है। जैसे ब्रिटिश शासन काल में एक प्रकार से प्रशासनिक सुधार से कौन कौन सी आयोग थे बच्चे, उनका नाम तुम्हें देख कर जाना है। एचियन आयोग, ली आयोग, टाटन हम रिपोर्ट और इंसली गगटन आयोग बच्चे, ये 4 जो हैं वो ब्रिटिश शासन काल के एक प्रकार से प्रशासनिक सुधार से संबंधित क्या थे बच्चे, आयोग थे बच्चे। और जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखते हैं बच्चे प्रशासनिक सुधार, मतलब भारत में अंग्रेज चले गए, उसके बाद भी हमें भारत में एक प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पड़ी, तो उसमें पहली जो प्रशासनिक सुधार से संबंधित एक समिति बनाई गई थी बच्चे, उसको सचिवालय पुनर्गठन समिति या फिर वाजपेयी समिति बोलते हैं बच्चे, जो 1947 में बनाई गई थी। इस समिति ने क्या सुझाव दिए थे बच्चे, इस समिति का सुझाव था कि संगठन में जो उच्च अधिकारियों की कमी है उसके पूर्ति को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, संगठन में उच्च अधिकारी होने चाहिए, हाई पोस्ट पे ऑफिसर्स होने चाहिए, तो हाई पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स हों, या जो भी ऑफिसर्स हमारे पास हैं सर्विसेज में, जिस सर्विसेज में है, उनका एक प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, अधिकतम उपयोग करना चाहिए, उनसे अधिकतम कार्य लेना चाहिए और एक तरह से उनसे संभावित उपयोग हो सके। जहां जरूरत पड़े उस ऑफिसर्स की एक प्रकार से हमें क्या कर लेना चाहिए, उसको उपयोग में कर लेना चाहिए। जैसे एक आईएएस है, वो पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देख रहा है, ठीक है, एजुकेशन को देख रहा है, लेकिन लगता है कि वो ऑफिसर फाइनेंस में भी कुछ मदद कर सकता है बच्चे, तो उस ऑफिसर से हमें फाइनेंस में भी कुछ क्या करनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। इस प्रकार का सलाह जो दिया था वो सचिवालय पुनर्गठन समिति या वाजपेयी समिति जो 1947 में आई थी बच्चे, उसने यही सजेस्ट किया था गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, मतलब हाई टॉप लेवल ऑफिसर्स को क्या करना है, अपॉइंट करने से रिलेटेड इस कमेटी ने क्या किया था, सिफारिश की थी। ये ध्यान में रख लोगे तुम छोटा करके बच्चे। नेक्स्ट आई थी कमेटीज बच्चे, पेज नंबर जब 4 पे आओगे वहां पे नेक्स्ट कमेटी है बच्चे मित व्ययितता समिति। मित व्ययितता समिति जो, ठीक है ना, 1948 में एक कमेटीज आती है बच्चे, और 1948 में इस समिति के जो अध्यक्ष थे कमेटीज के, वो कस्तूरबाई लाल भाई थे। कस्तूरबाई लाल भाई, एक ही व्यक्ति का नाम है बच्चे, ये उद्योगपति थे उस जमाने में 1948 में। तो उन्हीं के अंदर एक समिति बनाई गई थी और इनको बोला गया था कि एक प्रकार से सरकार जो है बच्चे, सरकार के खर्च जो होते हैं वो 2 तरह से हो, एक तो सैनिक कार्यों पे खर्च होता है और दूसरा असैनिक कार्यों पे खर्च होता है। मतलब समाज, जनता, पॉलिटिशियंस का खर्चा, संसद, सचिवालय, विभागों का खर्चा, तो इसको असैनिक खर्च बोलते हैं। तो असैनिक खर्च को किस प्रकार से कम किया जाए बच्चे, किस प्रकार से मित व्ययी बनाई जाए, उस पे कस्तूरबाई लाल भाई ने सरकार को एक प्रकार से कुछ क्या किए थे, सलाह दिए थे कि जो अनावश्यक खर्च हैं बच्चे, सैनिक खर्च तो होने ही चाहिए, क्योंकि सैनिक के खर्च को लेकर हम कॉम्प्रोमाइजेशंस नहीं कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। देश के अंदर की सड़कें ना बने कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, लेकिन जो बॉर्डर है बच्चे, जो बॉर्डर है वहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो हमारी सेना वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, संसाधन नहीं पहुँच पाएंगे, तो बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर कर हमारी सीमाओं का क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है बच्चे। इसलिए हमें सैनिक कार्य पे जो खर्च होता है उसमें कटौती बहुत सोच समझ के करनी चाहिए बच्चे। लेकिन जो असैनिक कार्य होते हैं बच्चे, जैसे मंत्रियों की बैठक होती है, ठीक है, तो उसमें चाय पानी इस तरह के बेफालतू की चीज़ें बहुत अधिक होती है बैठक के नाम पे, सीटिंग और मीटिंग के नाम पे, तो इस तरह के अनावश्यक खर्चों को क्या कर देना, कम कर देना, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यूपी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि लड़कियों को साइकिल और लैपटॉप जैसी चीज़ों को क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो 10th और 12th में मतलब फर्स्ट क्लास नंबर के आए थे। लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी थी बच्चे, ये भी सोचना, यानी संसाधन का एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, गलत उपयोग कर। आप ऐसे बच्चों को लैपटॉप आपने दिया बच्चे, उन बच्चों को लैपटॉप दिया गया था जिन्हें लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो उनके लिए क्या उसकी उपयोगिता है, कितनी वो प्रभावशाली हो सकता है उनके लिए, ये सोचने वाली बात होती है। हाँ, अगर ग्रेजुएशन के बच्चे होते उन्हें आप अगर कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी चीज़ें देते तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रकार से वो चीज़ें क्या हो सकती थी, उपयोगी हो सकती थी, उनके एजुकेशन में एक प्रकार से क्या कर सकती थी, मदद कर सकती थी। जो लैपटॉप मिला उसको
कुछ यूपी में तो तुम जानती हो कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की हालत ही बहुत बेकार है, मतलब बच्चे नकल करके पास होते हैं। अब नकल एक करा हुआ है, उसको लैपटॉप दे दोगे तो उसको तो पहले भी कुछ नहीं आता था, लैपटॉप मिल गया तो कौन सा वो कुछ कर लेगा बच्चे। तो एक तरह से संसाधनों का एक तरह से मित व्ययिता, ठीक है, जैसे तुम लोग भी कभी कभी कर देते हैं, मैं भी कर देता हूँ, तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब जो चीज़ें हमारे पास पड़ी होती हैं उसके बाद भी वही चीज़ हम घर में क्या करते हैं, खरीद कर लाते हैं, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उपयोग नहीं हो पा रहा है ना, वो रखा हुआ है, तो वो उपयोगी कहाँ से हो पाया बच्चे, आई बात समझ में। तो उसी पे इन्होंने बोला था कि असैनिक कार्य जितने भी हैं उनका इन्होंने विश्लेषण किया और बोला कि असैनिक कार्य के अंदर जितने भी कार्य आते हैं वहाँ पे जो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं, उन अनावश्यक और जो खर्च हैं, एक्सपेंडिचर हैं बच्चे, ठीक है, उन्हें हमें एक प्रकार से क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। आई बात समझ में। 1948 में ये समिति आई थी, मित व्ययिता समिति, कस्तूरभाई लाल भाई बच्चे। कम से कम ईयर तो याद ही रखना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर नहीं दे रहे हो कि एकदम अंदर से जाके क्वेश्चंस को क्या करेगा, छुएगा, पूछेगा बच्चे। नेक्स्ट आओगे गोरबाला रिपोर्ट जो 1951 में आती है बच्चे। और गोरबाला जो रिपोर्ट थी बच्चे, यानी देश का तो विकास करना है और देश के विकास के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, नियोजन बोलते हैं उसको, नियोजित, यानी हमें एक विकास तो करना है लेकिन नियोजित तरीके से क्या करना है, हमें डेवलपमेंट करना, यानी प्लान्ड तरीके से एक प्रकार से क्या करना है, डेवलप करना है बच्चे। प्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट के लिए ही गोरबाला रिपोर्ट आई थी बच्चे, जिसके हेड जो थे बच्चे वो एडी गोरबाला थे बच्चे। और उन्होंने ये बोला कि जब भी हम प्लान, विकास से संबंधित प्लान बना रहे हैं तो उसमें हमें सर्वोच्च महत्व वाली चीजों को क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, सबसे पहले उसको महत्व देना चाहिए। और जो भी हमने कार्य किया है बच्चे, और जब कार्य किया तो उसके कुछ परिणाम भी प्राप्त हुए होंगे, रिजल्ट भी आया होगा, तो उस रिजल्ट का एक प्रकार से हमें क्या करना चाहिए बच्चे, मूल्यांकन करना चाहिए, इवैल्यूएशंस करना चाहिए बच्चे। और खास तौर से ये भी इन्होंने बोला कि सरकारी जितनी भी नीतियां हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ और सत्य निष्ठता के साथ क्या होनी चाहिए बच्चे, उसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी नीति हो, कोई भी विभाग हो, जो भी कार्य किया उसके द्वारा जो भी कार्य किया गया वो उस पूरी की पूरी नीति की जांच एक प्रकार से क्या होनी चाहिए, ठीक है, निष्ठा और ईमानदारी और सत्य निष्ठता के साथ उसके एक प्रकार से क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये गोरबाला रिपोर्ट में बोला गया था बच्चे। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है बच्चे गोपाला स्वामी प्रतिवेदन है बच्चे, जो 1952 में आया था। और इसने बोला था कि सरकारी तंत्र की कार्य कुशलता में क्या करना, अभिवृद्धि करना, ठीक है। जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग जो सरकार के लिए हैं बच्चे, सरकारी तंत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके कार्यों में एक प्रकार से हमें क्या करना है, सुधार लाना है बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए गोपाल स्वामी प्रतिवेदन आया था। और उसके बाद से एक नया एक प्रतिवेदन आता है बच्चे, पॉल एच एप्लबी का, जो 1952 में आया था। और इन्होंने भारत में प्रशासनिक सुधारों से संबंधित इन्होंने एक प्रकार से क्या किए थे बच्चे, कुछ विचार दिए थे, ठीक है। 1952 ये ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है बच्चे वो आता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कब बनी थी बच्चे, तो 1966 में बनाई गई थी। और इसके पहले जो सभापति थे बच्चे, अध्यक्ष जो इस समिति के थे वो मोरारजी देसाई थे बच्चे। और इनके साथ 4 और सदस्य थे। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसमें 4 अन्य सदस्य में कौन थे, सर्वश्री के हनुमंतैया, हरीशचंद्र माथुर, GS पाठक और HB कामत और श्री V शंकर इसके सचिव थे बच्चे, ठीक है, सदस्य। और 4 सदस्य एक साथ। और 17 मार्च 1967 को हनुमंतैया जी को, सर्वश्री हनुमंतैया जी को एक प्रकार से क्या किया गया था, सभापति बनाया गया था बच्चे। और 68 में जो अध्यक्ष बने थे वो TN सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन तुमसे पूछा जाएगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वहां पे मोरारजी देसाई का नाम टिक करना है बच्चे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। और ये प्रधानमंत्री के साथ अपने राज्य के, जिस राज्य से आते थे बच्चे, उस राज्य के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बच्चे। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री कौन बना है, इस तरह के भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखना। हाँ, अब प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग है बच्चे, इसने क्या सुधार दिया था, तो लोकपाल,
जो अन्ना हजारे आंदोलन चला था बच्चे लोकपाल को लेकर, तो सबसे पहले लोकपाल की बात जो की गई थी वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में की गई थी। ये ध्यान में रखना है, तुमसे पेपर में पूछा जाता है कि लोकपाल के बारे में सबसे पहले किस आयोग या किस समिति में की गई थी बच्चे, तो वहां पे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड जो कमीशन थी बच्चे, उसमें ही लोकपाल के बारे में क्या किया गया था, बातचीत किया गया था। दूसरा इन्होंने बोला था कि आवश्यकता के अनुसार हमें मंत्री परिषद का आकार क्या कर लेना चाहिए, बढ़ा लेना चाहिए, और जैसी आवश्यकता उस तरह का आपका मंत्री परिषद होने चाहिए। देश की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है तो मंत्री परिषद में सदस्य ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा लोग को रख लेने से बच्चे भी दिक्कत आती है कि काम जो होता है ना वो टलना शुरू हो जाता है, और लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने उत्तरदायित्व को दूसरे के ऊपर डालना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं बच्चे। और इसी प्रथम प्रशासनिक आयोग ने बच्चे आर्टिकल 263 के बारे में बोला था, जिसको अंतरराज्यीय परिषद बोलते हैं बच्चे, इंटर स्टेट काउंसिल बोला जाता है, जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं बच्चे, अध्यक्ष, और लेकिन उनके साथ और भी सदस्य होते हैं बच्चे, जिसमें वित्त मंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आता है, और विपक्ष का जो नेता होता है वो, और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के एक एक प्रतिनिधि आएंगे। तो भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? गायब। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? भारत को कितने क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया है? यही तो होगा ना बच्चे, पेपर में तुम्हें पता रहेगा कि 4 है, 5 है, यही तो दिक्कत, ठीक है ना, 4 नहीं है, 5 है, ठीक है। तो यही चीज़ें दिक्कत करती हैं बच्चे कि अगर तुमने पढ़ा है तो उन चीज़ों को रिवीजन, यहाँ क्षेत्रीय परिषद का मतलब अलग नहीं हो गया और अंतर्राज्यीय परिषद अलग नहीं हो गया, तो इसको पढ़ोगे जब तो अंतर्राज्यीय परिषद को जाकर थोड़ा सा देख लेना, आईजीपी में लोकपाल को भी देखते हो तो उसको भी एक तरह से क्या करना होता है। जब हम चीज़ें पढ़ते हैं बच्चे तो अपनी पिछली वाली चीज़ों को ना रिवाइज करने की कोशिश करो, जोड़ोगे ना चीज़ें। देखो ओवरलैपिंग में बोलता हूँ ना बहुत अधिक होता है हमारे सिलेबस में, पोल साइंस में, नया नहीं, कई जगह पे वही चीज़ है। इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ पे भी देख रहे हैं आर्टिकल 263, तो वहाँ पर भी जाकर अगर एक बार पलट लोगे ना तो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए वो चीज़ तुम्हें तुरंत देखने के बाद से दिमाग में सेट हो जाएगी। क्षेत्रीय परिषद की बात, ये तो देखो क्षेत्रीय परिषद कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो 4, 5, पेपर में भी यही होगा, वहाँ आएगा किसी ने 4 टिक कर दिया या तुक्के में 5 टिक कर दोगे तो सही हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें मत करो, एक कॉन्फिडेंस क्या करो, डेवलप करो बच्चे, ठीक है। तो ये प्रशासनिक एक प्रकार से क्या था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग थे बच्चे। इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बता दी है, तो इसे बहुत सारे सुझाव इसने दिए थे, लेकिन हमारे लिए इतने ही उपयोगी हैं बच्चे, ठीक है। सेकेंड, इसके बाद से आता है बच्चे 2005 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन सेट हुई थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन हुआ था बच्चे वो 2005 में हुआ था, 31 अगस्त 2005 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो बीरप्पा मोहली थे बच्चे। और आयोग का कार्यकाल जो समाप्त हुआ था बच्चे वो 30 अप्रैल 2009 को समाप्त हुआ, और इस आयोग ने, द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने बच्चे 15 अपने सुझाव पेश किए थे, यानी 15 रिपोर्ट्स दी थी पूरे भारत के प्रशासनिक सुधार को लेकर बच्चे, ठीक है। प्रशासनिक, राजनीतिक और जहां जहां कमियां थी बच्चे उन सभी के सुधार से लेकर द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने 15 रिपोर्ट्स अपने दिए थे बच्चे, जिसको हम लोग 15 सुझाव भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब तुम्हें नेट पर जाकर पढ़ना है कि 15 सुझाव कौन थे, उसकी हाइलाइट्स। आई बात समझ में बच्चे? तो यहाँ पे जो सेकेंड टॉपिक था पूरे बच्चे, वो पूरा का पूरा एक तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चे। जो अकाउंटेबिलिटीज एंड कंट्रोलिंग के साथ जितना भी पोर्शन था बच्चे सिलेबस में, उस वाले सेक्शन में, वो पूरा का पूरा मैंने तुम लोगों को बता दिया, ठीक है। जैसे तुम सिलेबस में देख सकते हो, जैसे सिलेबस अपने कि जैसे तुमने कोमल, तुमने सिलेबस भेजा था ना, तो लास्ट वाला फोटो है उस पर जाओ और उसमें पढ़ो उत्तरदायित्व के साथ क्या क्या चीज़ें हैं। उत्तरदायित्व और नियंत्रण लिखा होगा, भारत और लोक नीति, इस तरह का सिलेबस जो यूनिट 10 पे आज क्या क्या है बोलो। हाँ हाँ, क्या चीज़? हाँ